सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। और आपने देख ही लिया आज हमारे साथ कौन बैठा है, वन एंड ओनली मिस्टर प्रांजल कामरा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। Thank you for inviting me, sir. Always a pleasure to talk to you, sir. Thank you. प्रांजल जी इज सच अ हम्बल पर्सन, लेट मी टेल यू अबाउट हिम। मतलब आप इनसे मिलेंगे ना, आपको पता लगेगा कि यार ह्यूमिलिटी होती क्या है। आप कल हम इवेंट में थे साथ में और सर स्टेज पे चढ़े। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, मतलब वेन एवर आई कम टू द स्टेज, मतलब मेरे लिए स्टेज एक मंदिर है। तो मैं हमेशा स्टेज को ऐसे सर पे लगा के ऊपर बढ़ता हूँ। बट मैंने देखा जब प्रांजल जी स्टेज पर आए, व्हाट ही डिड वाज लाइक माइंड ब्लोइंग यार। इन्होंने शूज उतार दिए और उसके बाद ऊपर आए। मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो नोट किया, बट जब मैंने नोट किया ना, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसा मैं सोचता हूँ ना कि ये स्टेज एक मंदिर है, इन्होंने वो फील कराया। और कमाल की बात है कि हमारे एक बार बोलने पर स्ट्रेट अवे सर फ्लाइट पकड़ के हमारे पास आए एंड इन्होंने ऐसा फील कराया कि इवेंट मेरा नहीं है, हमारा इवेंट है, इनका इवेंट है। आज प्रांजल जी मेरे साथ हैं एंड हम जो बातें करने वाले हैं ना, ये आपको एक्चुअल में लाइफ के लिए गाइड करने वाली है। आपने और एक मिनट देखिए, ये एक्स्ट्रा स्वीट हो रहे हैं। फ्लाइट इन्होंने कराई थी तो इन्होंने फ्लाइट कराई। उसके अलावा इतनी भीड़ में, वहां 4000 लोग हैं, इतनी भीड़ में इवेंट चल रहा है, उसके बावजूद ये हर इंसान की इतनी छोटी छोटी चीज नोटिस कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं होता तो नोटिस नहीं कर पाता। सर मैं किसी आम इंसान की नोट नहीं कर रहा, मैं किसी खास इंसान की नोट कर रहा हूँ। और सर देखिए, इवेंट करते हैं तो ये हमारा फर्ज है, अगर हमारा कोई गेस्ट है तो यार एवरीथिंग इज ऑन अस, और आप अपना टाइम दे रहे हैं। और देखिए किसी के लिए भी ना सर शेड्यूल बिजी हो जाता है। व्हेन यू लेवल अप इन लाइफ यू हैव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स जी। एंड उन कमिटमेंट्स के बीच में टाइम निकालना डेफिनेटली, मतलब किसी की भी बात करो, आज मुझे भी कोई बोलेगा अगर आपको आना है तो मुझे 4 चीजें सोचनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेगी। और अगर आप वो हमारे लिए करके आए तो हमें आपने बहुत ग्रेटफुल फील कराया। एंड मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, ये बोलना एक्स्ट्रा स्वीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। he is that person। so वो आप मिलेंगे तो पता लगेगा, और आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। so आपकी सर लोगों ने इतनी वीडियोस देखी है फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस के ऊपर आप यार मतलब लोगों को क्या ज़बरदस्त गाइड कर रहे हैं। आपने इंडिया के अंदर फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गए हैं एंड हम भी उसी आपके रेवोल्यूशन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा पाए देश के अंदर। सो सर ये विजन आया कैसे कि मुझे फाइनेंस में कुछ करना है लोगों के लिए? सर मेरे को स्टॉक मार्केट में तो इंटरेस्ट था ही, मैं इन्वेस्ट कर रहा था जब मैं लॉ स्टूडेंट था तब से। तो जब मैं फाइनेंस में पीजी करने गया तो वहां सर किस्मत ऐसी हुई कि हमारा डबल ऑक्यूपेंसी रूम थे। तो जो मेरे रूममेट थे वो 4-5 साल फाइनेंस की फील्ड में काम करके आए हुए थे। वो सेल्स फील्ड में थे। अब क्या था, क्योंकि वो सेल्स में थे फाइनेंस साइड में, तो वो मुझे बार बार बोलते रहते थे तू जॉब मत लेना, बहुत मिस सेलिंग होती है। हमने कितने लोगों को गलत प्रोडक्ट्स बेच दिए, प्रेशर बहुत होता है, प्रांजल कुछ कर सकता है ना, इसके अगेंस्ट कुछ कर। और वो मेरे वहां बेस्ट फ्रेंड थे। तो साल भर रात को सोने से पहले 2 घंटे वो मुझे ब्रेन वॉश करते थे कि तू जॉब नहीं लेगा और इसके खिलाफ कुछ करेगा। तो मुझसे ज्यादा क्रेडिट ना मेरे रूममेट को जाता है, उन्होंने दिमाग में भर दिया था। तो जब फिर इसके कारण मैं जॉब तो ले ही नहीं पाया। मैं जब वापस घर आया तो पैसे नहीं थे सर। तो पैसे नहीं होंगे तो फ्री में यूट्यूब होगा। तो वहां उस समय एम सिर्फ ये था कि गलत इंश्योरेंस किसी को ना बिके, गलत म्यूचुअल फंड ना जाए, कोई गलत एक्स्ट्रा रिस्की काम ना करे। तो वहां से शुरू हुआ। लेकिन सर हमेशा एम ये था, यूट्यूब इसलिए शुरू किया कि पैसे नहीं थे, लेकिन यूट्यूब कभी भी डेस्टिनेशन नहीं था सर। डेस्टिनेशन हमेशा था, मेरे को पता था कि मैं बोल कितना भी लूं, जब तक लोगों के पास उस जो मैंने कहा उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका नहीं है तो वो कैसे करेंगे। जैसे मैं बोलूं सर, मैं स्टॉक्स बहुत एनालाइज करता हूं, तो मैंने किताबों में पढ़ा हुआ था ये रेशो देखो, वो रेशो देखो। लेकिन जब मैं आज जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, स्क्रीनर, मनी कंट्रोल जाता था तो वो रेशोज मिलते ही नहीं थे। तो देखो कैसे, उसके लिए पेड सॉफ्टवेयर लो महंगे वाले, उतने पैसे नहीं है। तो एम हमेशा से ये था कि मैं नॉलेज से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको लोगों को प्रोडक्ट से सॉल्यूशन भी देना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसे इंप्लीमेंट होगा। तो जैसे मेरा जो टिकर आया वो ऐसे आया कि ग्रेट प्रोडक्ट, थैंक यू सर, कि मेरे को जो प्रॉब्लम आता है, मेरे को चाहिए सर, अगर मैं एक सिंपल आपको बोलूं कि अगर आपको आईटी स्टॉक एनालाइज करना है या बैंक करना है या एफएमसीजी करना है, मनी कंट्रोल में या किसी भी और वेबसाइट में, आपको ना वो होम पेज उन कंपनियों का सेम दिखेगा। लेकिन बैंक में आपको कासा देखना है, एनपीए देखना है, आईटी में आपको कुछ और देखना है। तो जब हम फिनोलॉजी टिकर बना रहे थे, ये था कि मेरे को जो प्रॉब्लम आई,
चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो वहां से सर प्रोडक्ट्स बनते चले गए क्योंकि मेरे को कमियां दिख रही थी। तो मैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। मेरे को लगता है अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ज्यादातर लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं एक आम इन्वेस्टर ही तो हूं ना सर, तो मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाता हूं अपनी कंपनी से। कमाल सर। तो मुझे मैं हमेशा से भी बोलता हूँ कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी चाहिए वो आपको भी मिल जाएगा और लोगों को भी ऐसा लगेगा यार ये इंसान हमारे लिए कितनी वैल्यू देता है। सो सर एक आपका इंसिडेंट बड़ा मुझे मतलब हार्ट टचिंग लगा जो आपने कल बताया कि आप प्रिपेयर कर रहे थे कि मैं जेल जाऊंगा। हाँ जी, मतलब ये फनी भी है और लोगों को सुनकर बड़ा मजा आएगा। मतलब प्रिपेयरिंग टू गो टू जेल एंड देन ही बिकम अ स्टार यूट्यूबर। मतलब ये यार वो भी इंसिडेंट बड़ा मजेदार था। प्लीज लोगों को बताइए। सर मेरे को ना मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि तू लॉयर बन सकता है, क्योंकि मैं बोलने में अच्छा था, बाकी हर चीज में बहुत बुरा था। और मेरे घर में कोई लॉयर है नहीं, तो उनको लगा जो तारीख पे तारीख बोल सकता है सनी देओल जैसे, वो अच्छा लॉयर बन सकता है। तो उन्होंने मेरे को डाल दिया लॉ स्कूल। अब जब मैं लॉ स्कूल गया तो पहले हफ्ते ही पता चल गया बोलने की बारी तो पता नहीं कब आएगी। लॉयर का काम है पेपर वर्क करना, रिसर्च करना। वो मेरे को बड़ा बोरिंग लगता था। तो मैंने सोच लिया पहले ही हफ्ते 5 साल की लॉ डिग्री, जिसमें पहले हफ्ते एक बच्चा सोच रहा है ये मुझे नहीं करना। तो बड़ी घुटन होने लगी सर उस जगह में। लेकिन पापा ने कहा कि तू कंटिन्यू कर जब तक तेरे को कुछ और नहीं मिलता। कुछ और मिल जाए तो सेकंड ईयर में छोड़ देना, फर्स्ट ईयर में छोड़ देना। मैं गधा, मेरे को कुछ मिला ही नहीं सर 5 साल, मेरे को पता ही नहीं करना क्या लाइफ में। तो सेकंड ईयर में सर इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था दिल्ली से, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी उसकी। तो मेरे दादाजी ने अंग्रेजों से लड़ाई के समय योगदान दिया है थोड़ा बहुत। पापा इमरजेंसी के समय बहुत एक्टिव थे। तो आई वॉज 17-18। मेरे को था ये मेरा मौका है कि देश से भ्रष्टाचार हटाना है, तीसरी पीढ़ी देश की मतलब इंप्रूवमेंट में योगदान देगी। तो बड़े जोश में सर, और मेरे को पूरा भरोसा था कि लोकपाल आएगा और देश से पूरा भ्रष्टाचार चला जाएगा, कोई 100 रुपए भी रिश्वत नहीं लेगा। तो मेरा ब्रेन उस वेवलेंथ पे चल रहा था। बोलने में अच्छा था, तो छत्तीसगढ़ में मुझे काफी विजिबिलिटी मिली। रोज भाषण देना, बड़े बड़े लोग मेरा भाषण सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। मैं पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। मतलब पॉलिटिक्स नहीं कहूंगा, तब वो नहीं था, लेकिन उस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गया। उस आंदोलन में बाय द वे बहुत पॉलिटिक्स थी। तो ये नहीं पता था बट तो मेरा एग्जाम था सर सेकेंड ईयर का, और वो आज पहला पेपर है मान लीजिए। अच्छा। और मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था, तो मैं जेल जाने के लिए पूरा एलिजिबल था, 18 हो गया था। और अगले दिन से जेल भरो आंदोलन था। वो धारा 144 लगी हुई थी, तो उसको वॉयलेट करोगे तो पुलिस ने एक ग्राउंड को टेम्पररी जेल बनाया था। वो हम सबको वहां डालते। तो हमारा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेल लेके चलना है, तो आज ना थोड़ी पब्लिसिटी करो, फॉर्म भरवाओ, भाषण दो और लोगों को इकट्ठा करो। और मेरा था आज फिर एग्जाम क्या दूं, कल से तो जेल के अंदर हूं, तो छोड़ो इस बार के एग्जाम। तो मैंने एग्जाम छोड़ा सर, और मैं फॉर्म वॉर्म भरा, शाम हुई, पहला पेपर मेरा खत्म। शाम को हमको आप ही के शहर से फोन आता है सर, दिल्ली से, कि इस बार आंदोलन स्थगित हो गया है, अब 3-4 महीने बाद करेंगे। तो वो मोमेंट ना सर, वो मोमेंट ने मेरी हमेशा के लिए जिंदगी बदल दी। क्योंकि वो ना जब आज़ादी के समय गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एकदम से रोक दिया होगा, तो उसके पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि नौकरियां छोड़ दो अंग्रेजों की, पढ़ाई छोड़ दो, अंग्रेजी कपड़े जला दो। तो लोग तो इस उम्मीद में थे कि हम ये सब करेंगे तो अंग्रेज चले जाएंगे। लेकिन जब एकदम से उन्होंने मूवमेंट रोक दिया, तो वो लोग तो कहीं के नहीं रहे होंगे सर। हम लोग, मेरे जैसा एक लड़का कहीं का नहीं रहा सर। तो वो मोमेंट से मैं आंदोलन, पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट्स, इससे हमेशा के लिए दूर हो गया। और उस चक्कर में मैं बिजनेस में आया। नहीं तो मेरे को हमेशा था कि सोशल सर्विस या पॉलिटिक्स या इस तरफ कहीं जाना है, बिजनेस की तरफ नहीं जाना है। बट आज भी सर जो हम कर रहे हैं, अगर मैं इसे सोशल सर्विस बोलूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों को वैल्यू मिल रही है। और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरोसिटी है, फाइनेंस सीखने की बात आती है, तो आई फील लाइक इट इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस टू द पीपल। सर मुझे लगता है कि 3 कैटेगरी होती है एक प्रोफेशनल लाइफ में जब हम कर रहे होते हैं। एक होता है क्लियरली सोशल सर्विस, कि आपने कोई एनजीओ खोल लिया, पॉलिटिक्स कर लिया। एक होता है बिजनेस, जहां आप पैसे ले रहे हो और वैल्यू दे रहे हो। पैसे आप चाहे डायरेक्टली लो चाहे इनडायरेक्टली, जैसे मुझे एड से मिल जाता है, यूट्यूब में कोलैबोरेशन से मिल जाता है वो। और तीसरा होता है कि आप पैसे ले रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो वो तो इलीगल हो गया, वो तो स्कैम हो गया। ठीक बात है। तो आई थिंक मैं सेकंड कैटेगरी करने की कोशिश कर रहा हूं, कि पैसे ले रहा हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। सोशल सर्विस मैं नहीं कर रहा हूं सर। ओके। हाँ जी, मतलब दिस इज वेरी क्लियर कि यार आई एम डूइंग इट फॉर अ पर्पस। बट
दैट इज मेरे हिसाब से सर वो अच्छा भी है, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग इट इज हेल्पिंग पीपल। आज अगर हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कई सारे लोगों को आज की इस वीडियो से वैल्यू मिलने वाली है। ऑल्दो डेफिनेटली आपने बोला कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होना ही है, उससे एड्स होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। बट और अगर आप मुझे मौका दें, ये मॉडल ना मुझे अब ज्यादा पसंद आता है सर, Right. कि आप वैल्यू दो और बदले में कैश फ्लो आता रहे। इसका ना सर एक एग्जांपल है अजीम प्रेम जी। राइट, वो 400 स्कूल खोल पाए खुद की ट्रस्ट से। तो 400 स्कूल वो इसलिए खोल पाए क्योंकि उनको विप्रो से कैश फ्लो आ रहा था। अगर मैं आज एक एनजीओ खोलने जाऊं और मैं बोलूं कि मैं अच्छे स्कूल्स खोलूंगा, तो मैं दूसरों से डोनेशन लूंगा क्योंकि मेरे पास खुद का कैश फ्लो नहीं है, तो मैं दूसरे के पैसे लेके अच्छा काम कर रहा हूं, यानी पुण्य उनको जा रहा है, काम वो कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ जरिया हूं। अगर मैं अपने कमाए हुए पैसे से चैरिटी कर रहा हूं तो वो ज्यादा बड़ा काम है। और वैसे में अगर मैं एनजीओ खोलूंगा, मैं 2 स्कूल खोल पाऊंगा। अजीम प्रेम जी 400 स्कूल खोल पाए क्योंकि वो बिजनेस कर रहे थे। बट डेफिनेटली सर बिजनेस को भी अगर हम स्केल कर रहे हैं तो वी आर कनेक्टिंग मोर लाइव्स, Absolutely. दैट इज वेरी नाइस। अब जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, यू आर अ वेल नोन फेस, जब हम फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो अगले 10 साल आपको क्या दिखता है फॉर द स्टॉक मार्केट एंड फॉर इंडियन इकोनॉमी? राइट सर, हम लोग ना बहुत लकी हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे 1960s में, 70s में, 50s में जो समय यूएस का था, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड ग्रोथ, जो 80s में जापान था, जो पिछले 20 साल चाइना था, अगले 15 साल इंडिया के हैं सर। हर देश में वो 10-15 साल आते हैं जो उस देश की तस्वीर बदल देते हैं। Right. तो हम लोग बहुत लकी हैं सर, जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो के व्यूअर हैं वो 40 साल से कम के होंगे। एब्सोल्युटली, मेरे तो ज्यादातर लोग 18 से 25 साल के बीच में हैं। तो अगले 15 साल ये वो समय है जब वो अपने करियर बना रहे होंगे। तो दे आर वेरी, वो अपने पेरेंट्स को थैंक यू जरूर बोलें, उन्होंने एकदम सही समय में आपको पैदा किया है और सही देश में पैदा किया है, तो भगवान को और पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए। अगले 15 साल भारत के हैं सर, क्योंकि रीजंस बहुत ऑब्वियस है सर कि अब ना इंडिया, किसी भी देश को ग्रो करने के लिए एक बेस लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। Right. उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आ पाता है, बाहर का, देश का। अगर रेलवे अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, स्कूल्स अच्छे नहीं है, रोड्स अच्छे नहीं है, तो प्राइवेट प्लेयर अपना पैसा लगा नहीं पाते हैं, वेयर हाउसेज नहीं है। तो अब भारत उस स्थिति पे पहुंच रहा है कि हमने सबको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। मतलब कुछ साल पहले तक तो आप मेट्रो से चले जाओ तो बिजली नहीं होती थी। Right. तो पैसा कैसे लगेगा? टेलीकॉम, डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तो अब इंडिया रेडी है दुनिया भर के पैसे को एब्जॉर्ब करने के लिए, और दुनिया पैसा लगाना चाहती है हमारी एज प्रोफाइल के कारण, हमारी डेमोग्राफिक के कारण। बहुत ही यंग देश है, वर्कफोर्स की कभी कमी नहीं है। तीसरी चीज सर कि हम लोग नेचुरली जो थोड़ा भी पढ़ लिख गया है, वी आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश अच्छे से सीख गए। आप कई देशों में जाओ तो वहां वो उनकी भाषा ही बोलते हैं। अब इंग्लिश की तरफ चाइना, रशिया हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो हम एक ग्लोबल इकोनॉमी बनने के लिए इसलिए भी रेडी हैं कि हमारे पास उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हम रेडी हैं। राइट। तो मैं जितने भी फैक्टर्स देखूं सर, सब भारत के लिए हैं और अगले 15 साल हमारे हैं सर। कमाल सर, और इसका डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा सर। अगर मतलब मैं बोलूं कि स्टॉक मार्केट, अगर मैं सिर्फ इंडेक्स की भी बात कर लूं, कि अगर मैं इसको बोलूं कि इंडेक्स में भारत की निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां हैं लिस्टेड, और अगर मैं काउंटर व्यू लूं कि अगले 10 साल, अगले 15 साल, मैं ये बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करेगा, अगर मैं ये बोल रहा हूं, तो मैं साथ में ये भी बोल रहा हूं कि इसका मतलब है कि भारत की टॉप 50 कंपनियां अच्छा नहीं करेंगी अगले 10-15 साल। यही मतलब होगा। तो अगर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, एशियन पेंट्स हो, अक्रॉस कैटेगरीज, आईटी कंपनी, बैंक कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज भारत की अगले 10 साल अच्छा नहीं करेंगी। इसका मतलब है भारत में कुछ, भगवान न करे, कुछ एबनॉर्मल डिजास्टर होगा या कुछ होगा, क्योंकि अदरवाइज तो सब अच्छा होने ही वाला है। भारत में ये 50 कंपनियां अच्छा ना करें अगले 10 साल, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। एवरी फैक्टर दैट अ कंपनी लुक्स फॉर उसकी ग्रोथ के लिए वो भारत में है। तो ये तो गिवन है कि अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी तो उसकी सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इन टॉप 50 कंपनियों को, क्योंकि इनके पास स्केल है, ब्रांड है, हर वो चीज जो इनको ग्रो करने के लिए चाहिए वो है। और अगर ये 50 कंपनियां ग्रो करेंगी तो इसका रिपल इफेक्ट इसके बाद की 500 कंपनियों में भी आएगा। ये 500 कंपनियां अच्छा कर रही हैं, स्टॉक मार्केट में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं लोगों को? सर मैं तो यूजुअली प्रेफर करता हूं कि हाँ, टॉप 500 कंपनीज में ही रहूं। जो अगर मैं कभी उस 500 कंपनीज के सर्कल के बाहर निकल रहा हूं
तो इसलिए निकल रहा हूं कि कोई मेरे को एक आध कंपनी ऐसी है जो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है और मुझे लगता है कि मार्केट ने इग्नोर किया हुआ है और वो मेरे सेक्टर की है। मतलब अगर मैं टॉप 500 कंपनी से बाहर निकल रहा हूं तो वो फाइनेंस स्पेस की कंपनी है, तो हो सकता है मैं उसके साथ डील करता हूं, मैं उसके लोगों को जानता हूं, मैं देखता हूं कि वो कितने प्रोफेशनल हैं, कितने टाइम से पेमेंट करते हैं या उनकी टीम कितनी अच्छी है, मुझे पता है ये सब। वरना मैं टॉप 500 के सर्कल से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कम है सर। एक तो ना जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कई बार ना हम बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में पार्टनर बनने जैसा है। Absolutely. बिल्कुल है सर, है एक्सेप्ट वन थिंग कि जब आप बिजनेस पार्टनर होते हो तो आपको उस कंपनी की डे टू डे चीजें के बारे में पता चलता है। आपको 3 महीने में एक बार पता नहीं चलता, वो भी जो वो बताना चाह रहे हैं। तो एक ही फर्क है सर कि मैं कहने को बिजनेस पार्टनर हूं, लेकिन मेरे को डे टू डे एक्टिविटीज का पता नहीं है, वो मेरे को अपने ऑफिस में बैठाते नहीं है, प्लांट घुमाते नहीं है। तो ऐसे में मैं ऐसी कंपनी पे रिस्क नहीं लेना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पब्लिक में डेटा ना दिया हो या पब्लिक में रिसर्च अवेलेबल ना हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन असिमेट्री बहुत है। तो आप जो बिगनर्स हैं, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें बोलेंगे कि या ये ऐसा बोलना चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो निफ्टी 500 के अंदर ही कीजिए, उसके बाहर मत कीजिए। हाँ जी, उससे ज़रूर रिस्क कम होगा। और दूसरा सर, होता क्या है कि जब भी कोई बिगिनर है तो मैं तो उनको शुरू करने को इस चीज़ से बोलता हूँ कि अगर कोई बिल्कुल ही कॉलेज स्टूडेंट है तो वो सिर्फ उन कंपनियों को चूज करे जिसको वो यूज करता है एज अ कंज्यूमर। राइट, ये बहुत सब मतलब मैंने कई लोगों से सेम एडवाइस सुनी और इनफैक्ट मैं भी इसे फॉलो करता हूँ सर। और ना अच्छी बात यह है कि जब मैं 2012-13 में एंटर हो रहा था तो तब मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करता था एज ए यंगस्टर, वो कंपनियां लिस्टेड नहीं होती थी। लेकिन पिछले 2 साल में मार्केट बूम, आईपीओ बूम के कारण बहुत सारी वो कंपनियां लिस्ट हो गई हैं और अब तो गिर भी अच्छे से गई हैं। तो पेटीएम हो, नायका हो, जोमैटो हो, पॉलिसी बाजार हो, ये वो कंपनियां हैं जो हम यूज करते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये मेंटल मॉडल है। क्योंकि ना सर, अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट मेरे को टारगेट करके बनाया जा रहा है, और ज्यादातर ये जो फिनटेक या आईटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, हम जोमैटो की बात कर रहे हैं, टेक वाले, इनकी ऑडियंस मिलेनियल्स या यंगस्टर्स ही होते हैं। तो मतलब हम टारगेट कस्टमर हैं, और अगर हमको उनका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो देयर इज नो रीजन वाई वो कंपनी अच्छा नहीं करेगी। 1-2 इसके एक्सेप्शंस होते हैं सर, और उसका ध्यान रखना है। जैसे सीसीडी की मैं बात करूं, जो उनके साथ हुआ 3-4 साल पहले तक उनकी रेपुटेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, और एज कंज्यूमर्स हमको कॉफी भी अच्छी लगती थी, लेकिन कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल। तो जब आप ये मेंटल मॉडल ले रहे हैं कि एज अ कंज्यूमर मेरे को पसंद है, तो 2 चेक लगाना और जरूरी है सर कि क्या कंपनी में डेट है। क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा डेट है और वो पैसा बर्न करके आपको वो प्रोडक्ट पसंद करवा रहे हैं, वो आपको नेचुरली पसंद नहीं आ रहा, वो डेट ले लेके इतना सब्सिडाइज करके आपको पसंद करा रहे हैं। एक वो, और दूसरा क्या प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा प्लेज्ड है। पता चला प्रमोटर सिर्फ ये हवाबाजी करके थोड़े समय के लिए अच्छी इमेज बना के अपने शेयर डंप कर रहा है। तो ये 2 चीजें ना हो, और एज कंज्यूमर सिर्फ आपको नहीं, आपके दोस्तों को भी वो प्रोडक्ट पसंद आए, तो मोस्ट केसेस में ये अच्छा करेगा। और अगेन इसीलिए तो सर हम बास्केट बनाते हैं ना 10, 15, 20 स्टॉक्स का, कि इसमें भी चांस है कि आप 30% टाइम्स गलत हो जाओगे। लेकिन अगर इस मॉडल से आप 10 स्टॉक पिक कर रहे हो तो 6 या 7 स्टॉक्स अच्छा करेंगे, और दैट इज गुड इनफ सर। क्योंकि एक स्टॉक में अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं और आप लॉन्ग हो, आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे, तो मैक्सिमम जो आपको लॉस हो सकता है वो 100 रुपए। लेकिन वो 100 रुपए का स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है, वो 100x हो जाएगा, 10,000। तो आपके बाकी 9 भी डूब गए तो चलेगा, आपके अभी भी 1,000 10,000 हो गए, 10 गुना फिर भी हो गया। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि एक स्टॉक खराब हो गया। कई बार ना सर हम 4-5 स्टॉक लेते हैं, एक खराब हो जाता है ना तो हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं। अरे मेरे बाकी 4 स्टॉक्स के साथ भी तो ये हो गया, तो क्या होगा। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि जो भी हम स्टॉक पिक करेंगे उसमें से 40% जीरो हो जाने वाले हैं, लेकिन तब भी 60% इज गुड इनफ। सो यहाँ पर आपने बेसिकली 2 चेकलिस्ट दे दी ऑलरेडी लोगों को। एक तो कंपनी के ऊपर डेट क्या है वो चेक कीजिए, और दूसरा प्रमोटर्स की प्लेजिंग चेक कीजिए। इसके अलावा आप जब खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ और मेट्रिक्स आप देखते हो, कुछ और चेकलिस्ट हो आपकी, जो आप यूजर्स को और यहाँ पे जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं बताना चाहेंगे? सर एक ना बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रोसेस के अराउंड बात करना चाहता हूँ कि हम लोग ना जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो क्योंकि कोर्सेज में इस तरह से पढ़ाया जाता है, भी स्कूल्स में इस तरह के, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, और हम तुरंत बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करने लगते हैं। लेकिन सर लाइफ की किसी भी चीज में ना सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है। जैसे आप अगर शर्ट भी खरीदने जा रहे हैं तो आप पहले क्वालिटी देखेंगे या रंग देखेंगे, कुछ देख के उसके पास जाएंगे। आप प्राइस देख देख के फिर नहीं देखेंगे रंग क्या है, हम प्राइस टैग पहले नहीं देखेंगे, पहले शर्ट देखेंगे। यानी हम क्वालिटी पहले देखते हैं। सिर्फ शेयर्स में ना हम प्राइस पहले देख लेते हैं।
तो ये गड़बड़ हो जाता है। हम दुनिया में हर चीज पहले क्वालिटी, सब्जी भी हम पहले उठाते हैं, सड़ी हुई तो नहीं है, क्वालिटी पहले प्राइस बाद में। तो इन्वेस्टिंग में ये चेंज होना बहुत जरूरी है कि हम पहले क्वालिटी देखें, प्राइस बाद में, क्योंकि जब तक क्वालिटी नहीं पता हम प्राइस जस्टिफाई करेंगे कैसे कि ये इस लायक है या नहीं है। अब क्वालिटी की मैं आपको कैसे मेजर की जाती है और उसके बाद मैं वैल्यूएशन पे आता हूं। एक एक छोटा सा पॉइंट है सर दोनों को लेके। जब मैंने पहले तो ये बोल ही दिया कि आपको वो कंपनी उठानी है जिसको आप एज कंज्यूमर बहुत अच्छे से यूज करते हो, जानते हो, ये हो गया। सेकंड ना सर, अगर जब आप ऐसी कंपनी चूज कर रहे हो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो अब आप सोचो अपने दिमाग में कि आप उसके सीईओ हो, उस कंपनी को आप चला रहे हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने सर 5-6 साल से वंडरला हॉलीडेज लिया हुआ है और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। 5 साल से वो शेयर कहीं नहीं गया है सर। अब 5 साल तक कोई शेयर ना मूव हो, बल्कि नीचे ही आया है, थोड़ा बहुत मेरा लॉस में ही है, तो विश्वास डगमगाता है सर। 5 साल हो गए, छोटा टाइम पीरियड भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं अब, और ये क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो क्यों नहीं बढ़ा। मैंने 2017 के आसपास लिया होगा। 18 में केरला में फ्लड आ गए, उनके 3 पार्क हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, केरला, तो एक पार्क 4 महीने बंद रहा। उसी समय के आसपास डिमोनेटाइजेशन हो गया। 2020-21 कोविड के कारण पार्क बंद हो गया। तो पिछले 5 सालों में उसके साथ कुछ ना कुछ होता जा रहा है जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है सर। मतलब एज अ मैनेजमेंट या एज कंपनी का सीईओ वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई। और मैं ये सोचता हूं कि अम्यूजमेंट पार्क है, एसएल वर्ल्ड, ये इमेजिका जैसे, उनके 3 पार्क हैं, तो मैं हमेशा उनको ये देख रहा हूं, मेरे को लगता है कि मैं वो बिजनेस समझता हूं। और आज ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे पास पैसे हो तो मैं एक अम्यूजमेंट पार्क बिजनेस सक्सेसफुली चला सकता हूं। तो मेरे दिमाग में मैं ये देख रहा हूं कि ठीक है, अगर मैं सीईओ होता वर्सेस आज वंडरला के सीईओ हैं, वो और मैं कितना एक जैसा सोच रहे हैं या कितना अलग सोच रहे हैं। जिस दिन वो मेरी सोच के अगेंस्ट कुछ करेंगे कि चलो अब हम अम्यूजमेंट पार्क के अलावा मल्टीप्लेक्स भी खोल देते हैं, मैं वहां से हट जाऊंगा कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है, मैंने मल्टीप्लेक्स में पैसा लगाया है। तो अभी तक उन्होंने कुछ भी गलत नहीं अम्यूजमेंट पार्क में पैसा लगाया। हाँ, अभी तक उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क में पैसा लगाया है। तो अगर वो मेरी सोच से हट के कुछ करेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि मैं निकल जाऊंगा। तो कंपनी वो यहां ना चुनाव ज्यादा जरूरी है। आपको कंपनी वो चुननी है जिसको आप इतने अच्छे से समझते हो कि आप सोचते हो मैं इसका सीईओ बन सकता हूं। जैसे मैं कोक का एग्जांपल दूं सर, कोको कोला के बारे में ये बोला जाता है कि उसका ना, जैसे इंडिगो हो, सबसे पहले इंडिगो कई बार प्रॉफिट्स में रहती है इसलिए कि उसका मैनेजमेंट बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एफिशिएंट है। ज्यादातर एयरलाइन लॉस में रहती है, इंडिगो कई बार प्रॉफिट करती है, बिकॉज मैनेजमेंट इज ग्रेट। कोक के साथ उल्टा है, उसका बेस्ट सीईओ वो है जो आके सोए ऑफिस में, कुछ करे ना। कोक को क्या है, सोडा बेचना है, शक्कर बेचना है, पानी बेचना है, कुछ। बल्कि 80s में उन्होंने एक बार इनोवेशन किया था, ओरिजिनल कोक बंद करके चेरी कोक ले आए थे, तो कोक की सेल 70% गिर गई थी। तो कई इंडस्ट्री में ना इनोवेशन करते रहना जरूरी होता है। आईटी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट हर साल कुछ नया फीचर लाओ। कई इंडस्ट्रीज में जो इनोवेशन करे वो सबसे बुरा सीईओ है। सोना भाई, तेरी कोक बिक तो रही है, तूने कौन सा इनोवेशन किया 150 साल में? शक्कर पानी तो बेचना है, उसको बेच, छेड़ना नहीं उसको। तो अब अगर मेरे कोक का सीईओ कोई भी हो सकता है, आप भी रहेंगे तो कोक ही बेचना है, लाल कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, ब्रांड बना हुआ है, कुछ भी नया नहीं करना है। मैं भी कोक का सीईओ बन सकता हूं, कोई भी बन सकता है। और फिर अगर कोक उससे हटने लगे कि कोक की पैकिंग बदल के नीली हो गई, निकल जाओ उससे, उसकी लेगेसी ही वो रेड कैन है। तो कंपनी वो चुननी है क्वालिटेटिव वाइज जिसका आप सीईओ बन सको, और वहां पे ना क्वालिटी चेक कभी गलत नहीं होगा। आपको लगेगा ये छेड़छाड़ कर रहा है कंपनी के फंडामेंटल से, उससे निकल जाओ। दूसरा सर, मैं वैल्यूएशन की बात करूं, मेरा ये बहुत मानना है कि अगर किसी चीज को वैल्यू करने के लिए हमको एक्सेल की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो बिग बार्गेन नहीं है, हम इंटरनली जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार इसको लेना सही है कि नहीं। लेकिन अगर कोई चीज बहुत सस्ती होती है ना, तो एक्सेल नहीं लगता। अगर आईफोन 13 प्रो मुझे 50,000 में मिलेगा तो मैं सोचूंगा नहीं लेना है कि नहीं, 50,000 में ले ले, 80 में बेच देंगे, लाख में बेच देंगे, अगर वो जेन्युइन है, सब कुछ है। सोचना ही नहीं है। हमको सोचना तब होता है जब आईफोन में 10% का डिस्काउंट है, लूं कि नहीं यार। मतलब अगर आपको एक्सेल लग रहा है या आपको फाइनेंशियल रेशियोज से वैल्यूएशन करना पड़ रहा है, बाकी रेशियोज जरूरी हैं, क्वालिटेटिव रेशियोज, वैल्यूएशन अगर वैसे करना पड़ रहा है, मतलब वो वैसे ही सस्ता नहीं है। और जिंदगी में हमको अमीर होने के लिए कितने शेयर चाहिए सर? मैं बोलता हूं अगर कोई 10,000 रुपए से, आज आपके भी जो व्यूअर्स हैं वो 10,000 रुपए सेव कर सकते हैं शुरू करने के लिए। अब अगर कोई 10,000 रुपए से शुरू कर रहा है, उसको एक कंपनी चाहिए जो उसके पैसे को 10 गुना कर सके। वो 1 लाख पे पहुंचा, एक और चाहिए 10 लाख, एक और वो 1 करोड़ पे पहुंच गया। हमको 3 10x कंपनियां चाहिए
और हमारी जिंदगी में हम रिटायर हो सकते हैं 3-10x। तो मैं छोटे मोटे बार्गेन क्यों पिक करूंगा सर? बहुत बहुत जबरदस्त आपने यहाँ पे बोला है। ओनली 3 कंपनीज कैन गिव यू द रिटायरमेंट इन फैक्ट जी। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग विद 10,000 रुपीज, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो अभी आप सोचो नहीं, इसमें भी 20 साल लगेगा। इसमें भी 20 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सोचना भी कि भैया बस मैं तो 3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया आज और मैं हो गया रिटायर, ऐसा नहीं हुआ। इट कैन टेक टाइम, बट नाउ जो आप आगे बता रहे हैं वो और इम्पोर्टेंट था सर। हाँ, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अगर एक्सेल की, और ना ये एक तरह से अच्छा भी है कि कई लोग मार्केट से डरते हैं कि हमको तो मैथ्स नहीं आता, अकाउंट्स नहीं आता, एक्सेल नहीं आता, तो मेरे हिसाब से दैट्स ओवररेटेड। मैं कैसे वैल्यू करता हूं ना सर, मैं आपको एक एग्जांपल दूं और ये कितना सिंपल है। मेरा इस मॉडल को मैं बोलता हूं शॉपिंग कार्ट मॉडल, कि हम ना सुपर बाजार में चीजें खरीदने निकले। वैसे ही शेयर बाजार मेरे लिए सुपर मार्केट है जहां 5,000 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मैं खरीदने निकला हूं। अब मैं ना मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू कंपेयर करता हूं। एंटरप्राइज वैल्यू अगर मैं 1 मिनट में समझा दूं कि टोटल शेयर्स कंपनी के, अगर मैं कंपनी को पूरा खरीद लूं तो मेरे को वो कंपनी कितने की पड़ रही है और उसमें डेट कितना है, कैश कितना है, इसको एडजस्ट, लेकिन पूरी कंपनी को खरीदने की वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू है। तो मैं ना सर वो देख के खरीदने निकलता हूं। तो मुझे ध्यान है जब मैंने, अगेन ये एग्जांपल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खरीदा था, तब वो 500 रुपए का एक शेयर था, वो गया था 3,500 के आसपास, फिर स्प्लिट हो गया, तो अब स्प्लिट के बाद भी 600-700 यानी 5-6 गुना बढ़ा। और वो क्यों बढ़ा सर? जब मैं देख रहा था, जब मैंने उसको खरीदा तो उसका मार्केट कैप था सर 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास, यानी 2-2.5 हजार करोड़ में मुझे पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिल रहा था। उसके मुकाबले मैं ढूंढने निकला कि मुझे 2-3 हजार करोड़ रुपए में और क्या मिलता है। तो मुझे दिख रहा था कि मुझे पिडलाइट मिल रहा है 30,000 करोड़ में, मुझे कोलगेट मिल रहा है 50,000 करोड़ में, मुझे मिल रहा है बहुत सारे, मैं जो ऐसी कंपनियां देख रहा था 10,000 करोड़ में, 15,000 करोड़ में, 2,000 करोड़ में। अगर मेरी जेब में 2,000 करोड़ रुपए हैं तो मुझे उससे अच्छा कुछ नहीं मिल रहा था उसमें, कि 2,000 करोड़ में भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज मुझे मिल रहा है जिसमें कोई रिस्क नहीं है कि बिजनेस खत्म हो जाएगा। और मैं कुछ भी खरीदने जाऊं तो मेरे को 20,000 करोड़, 50, कई सारी फार्मा कंपनियां जिसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत हैं, लुपिन हो, कैडिला हो, ना जाने कौन कौन सी, सब 20,000 30,000 करोड़ में। तो मैं सोच रहा था मैं 20,000 करोड़ में कैडिला खरीदूं या मैं 10 बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खरीद लूं। कमाल सर, ग्रेट अप्रोच। तो ये बहुत सिंपल है सर, ये कोई भी कर सकता है। अब आज भी ना सर बहुत लोग जब कंपेयर करते हैं तो कईयों को जैसे कैम्स पसंद आता है एग्जाम्पल के लिए, कईयों को IEX MCX पसंद आता है, और मैं फिर भी देखता हूं अच्छा कैम्स का मार्केट कैप इतना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आज भी कम है, मुझे BSE चाहिए कि कैम्स चाहिए? इंडस्ट्री भी लगभग सिमिलर है, वो उसमें इनडायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, इसमें डायरेक्टली, तो मुझे क्या चाहिए? मैं आज भी देखता हूं कि CDSL और कैम्स में CDSL का मार्केट कैप कम है। तो बहुत, अगर इस अप्रोच से जाए ना सर तो क्या जरूरत है एक्सेल की, मैथमेटिक्स की? थोड़ा ओवररेटेड है, कॉमन सेंस सबसे ऊपर है। तो सर ये तो आपने एकदम कमाल की अप्रोच दे दी, शॉपिंग कार्ट अप्रोच। मतलब आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो कि आप कंपनी का मार्केट कैप देखो और सिमिलर मार्केट कैप पे आपको और कौन सी कंपनीज मिल रही हैं, एंड आपको पता लग जाएगा क्या सस्ता है क्या महंगा है। और इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सर ने दिए हैं, तो आई थिंक ये अप्रोच तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। सो प्रांजल जी यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जितनी देर और हम बैठेंगे और व्यूअर्स है सीखते रहेंगे, बट आप कुछ बड़ा भी प्लान कर सकते हैं। बताइए सर, जो हुक्म। एक हम आपके साथ, अगर हमारे व्यूअर अब कमेंट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि लोग भी कह रहे हैं कि ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से हमने इस वीडियो के लिए सर काफ़ी टाइम ले लिया। सर आपसे मैं चाहता हूँ एक हम डेडिकेटेड टाइम स्लॉट अलग से लें जिसमें हम एक मास्टर क्लास लॉन्च करें उन सब लोगों के लिए जो बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और उन्हें एक डिटेल नॉलेज मिले एक मास्टर क्लास में, मतलब स्टॉक मार्केट इन वन वीडियो, इन वन मास्टर क्लास। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए। अगर आपके जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं सर, आप अपना टाइम देंगे? अरे सर बिल्कुल, आप जो बोलें सर। तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि हम सर के साथ एक मास्टर क्लास लेकर आएंगे। वन एंड ओनली प्रांजल कामरा जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत से अपनी कैपिटल क्रिएट करने से लेके आप ओवरऑल अपने गोल अचीवमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, एंड एवरीथिंग, ये स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, एंड वो होने वाली है अगेन एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग वीडियो। सो रिस्पॉन्स आएगा, विल मेक दैट वीडियो। एंड आज के लिए आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई। अगर इतनी भी चीज आपने इंप्लीमेंट कर दी, you will do ultimate in life.
सो थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, आपने sir. अपना टाइम दिया। Pleasure, And sir. आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लगी ही है तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि जो नॉलेज इन्होंने शेयर करी है ना, ये पूरे इंडिया के लिए काम की है। तो आप जहां पर भी मौजूद हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, आप जहां पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एंड इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। प्रांजल जी को कौन नहीं जानता, बट फिर भी इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, so that you can explore more about finance, more about investments, and you can take better decisions in life. So thank you so very much for watching. I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.